वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का लेसन है नेचर रिसोर्स, उसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स इज ए सोर्स ऑफ सप्लाई। ये क्या एक सोर्स ऑफ सप्लाई है, यानी कि जहाँ से किसी भी चीज़ की हमें सप्लाई मिलती है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, या स्पॉट हेल्ड इन रिजर्व, या ऐसी चीज़ जो इन फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व रखी जाती है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। फ्यूचर में जब भी काम आएगी हम वहाँ से वो सब्सटेंस को यूज कर लेंगे, उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। अब मैनेजमेंट ऑफ नेचर रिसोर्सेज क्या है। नेचर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट कैसे करने हैं। नेचर रिसोर्सेज कौन से होते हैं जो हमें नेचर से डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, ये हम नहीं बनाते या ह्यूमन बीइंग इसको नहीं बनाता है। ए सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग द यूज ऑफ नेचर रिसोर्सेज। नेचर रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है कि उसको कैसे हमें यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए किस चीज़ पर, उसके यूज़ पर, ताकि अननेसेसरी ना हो। और क्या करना चाहिए, अवॉइड द वेस्टेज, उसके वेस्टेज को अवॉइड करना चाहिए, वेस्टेज ना हो उसका। एंड देन इन द मोस्ट इफेक्टिव वे, इस तरह से उसको यूज़ करना चाहिए जो कि बहुत ही प्रभावशाली तरीका होना चाहिए। अफेक्टिव वे, मोस्ट इफेक्टिव वे होना चाहिए। अब ये नेचर रिसोर्स क्यों मैनेज कर रहे हैं भाई हम, क्या ज़रूरत है मैनेजमेंट करने की। क्योंकि नेचर रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड होने की वजह से क्या है, इनको मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। और अगर मैनेजमेंट करेंगे तभी तो ऑल पीपल्स कैन बेनिफिट द रिसोर्सेज, तभी तो सभी पीपल्स को इसका बेनिफिट मिल सकेगा। अब रिसोर्सेज के टाइप की बात करें तो दे आर द टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज क्या होता है, जो कि मैन मेड रिसोर्सेज मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन, जो कि इंसानों द्वारा अपनी ज़रूरत के लिए बनाया जाता है, अपने बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, उसको हम मैन मेड रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें डायरेक्टली ऑब्टेन बाय नेचर, जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलती है, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एयर, वाटर, मिनरल्स, सोलर एनर्जी, फ्लोरा, फ्योना, फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें डायरेक्ट नेचर से मिलती हैं। अगर हम रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप की बात करें तो हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, या तो केमिकल नेचर के बेस पर, या एबिलिटी के बेस पर, और या डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर उसको हम टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम केमिकल के बेस पे देखें, केमिकल नेचर के बेस पे देखें, तो दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड मिक्स्ड। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स जो कि नॉन लिविंग सब्सटेंस से रिलेटेड है, जैसे एयर, वाटर और मेटेलिक मिनरल्स जो भी है। ऑर्गेनिक जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, जैसे प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इससे बनी हुई सभी चीज़ें, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, कोयल। उसके बाद मिक्स्ड रिसोर्सेज कौन से होंगे, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही क्या है सब्सटेंस अवेलेबल हो। और ऐसा सब्सटेंस क्या है, सॉइल, क्योंकि सॉइल में क्या है, रॉक भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, क्योंकि मिनरल क्या है, इनऑर्गेनिक है। और इसी में क्या होते हैं, कुछ फॉसिल्स भी होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे जो डेड एंड डिकेड एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, वो भी उसी में मिले हुए होते हैं। मैन्योर होता है, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक है। ये इसलिए इसको हम सॉइल को मिक्स्ड रिसोर्स कहेंगे। अगर एबिलिटी के बेस पे बात करें तो दे आर द टू टाइप, ऑग्जेस्टिबल एंड इनऑग्जेस्टिबल एंड ऑग्जेस्टिबल रिसोर्सेज। इनऑग्जेस्टिबल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड है, जो अनलिमिटेड रिसोर्स है, और ऑग्जेस्टिबल जो लिमिटेड है। बट ये भी डिवाइड है टू टाइप्स में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स जो एक टाइम के बाद उसको रिन्यू किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल जिसको रिन्यू बहुत ही हज़ारों साल लग जाते हैं रिन्यू करने में, या फिर हम कह सके उसको ना ही कर सके हम रिन्यू। अब देखिए डेफिनेशन पढ़ते हम। सबसे पहले inexhaustible resources, the definition on inexhaustible resources in the natural resources that unlimited supply, जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड हो, जैसे कि जो कभी ख़त्म ना हो, जैसे सैंड, एयर, क्ले, टाइडल एनर्जी, ये सब कभी भी ख़त्म नहीं होगी। क्या हवा कभी ख़त्म होगी? नहीं। सॉइल कभी ख़त्म होगी? सैंड कभी ख़त्म होगी? नहीं। ये क्या है, इनऑग्जेस्टिबल यानी अनलिमिटेड सप्लाई है। ऑग्जेस्टिबल रिसोर्सेज जिनकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है,
लिमिटेड सप्लाई है उसको हम एग्जॉस्टिबल कहेंगे। फर्दर ये डिवाइड हो जाते हैं टू टाइप्स में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड रिपीटडली एंड रिप्लेस नेचुरली, जो रिपीट हो जाती है, बार बार उसका यूज किया जा सकता है और रिप्लेस भी हो जाती है, नेचर अपने आप उसको रिप्लेस कर देता है। जैसे कि ऑक्सीजन, रात में ऑक्सीजन कम हो जाती है, दिन में वापसी पूरी हो जाती है। फ्रेश वाटर, डर्टी हुआ मतलब पोल्यूटेड हुआ, उसके बाद फिर से वो क्लीन हो जाता है। सोलर एनर्जी, दिन में सनलाइट हुई, रात को नहीं हुई, ये क्या है, अपने आप रिप्लेस हो रही है ना, रिपीट हो रही है। बायोमास है, ये सभी रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल कैन नॉट बी रैपिडली रिप्लेस बाय नेचर, ये जल्दी से रिप्लेस नहीं होती, इसमें हज़ारों साल लग जाते हैं। जैसे कि ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोयल है, ये सभी क्या है, हज़ारों साल लग जाते हैं जिसको दोबारा से बनने में, बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको बनने में, इसलिए ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे अगर बात करें तो दे आर द थ्री टाइप्स, नेशनल रिसोर्स, मल्टीनेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स मीन्स दीज आर कंबाइंड टू नेशनल बाउंड्री, जो कि एक किसी भी नेशन के, एक किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज है वो नेशनल है, जिस पे सिर्फ उसी देश का हक है, जैसे मिनरल्स है, लैंड है, फॉरेस्ट है, एक्सेट्रा। मल्टीनेशनल, जिसमें क्या है, शेयर्ड बाय मोर देन वन नेशन, इसमें क्या है कि दो से ज़्यादा नेशंस उस रिसोर्स को शेयर करते हैं, लेकिन कोई भी उस पर हक नहीं जता सकता, वो ये नहीं कह सकता सिर्फ ये मेरा, वो शेयर करना पड़ेगा उसको। जैसे रिवर है, लेक्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स मीन्स ऐसे पक्षी जो टाइम टू टाइम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। रिवर्स है, जो कि एक देश से होते हुए दूसरे देश में एंटर होती है, ये क्या है, मल्टीनेशनल है। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से होंगे, जिन पे सभी का, ऑल द नेशंस का उस पर हम कह सकते हैं एक तरह से राइट है। जैसे कि एयर, सनलाइट, ऐसा कोई देश नहीं है कि वो कह दे कि सनलाइट मैं नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल रिसोर्स है। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे संरक्षित किया जाए। इन अर्थ, द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्स इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, प्लांट, एनिमल्स, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज है। कंजर्वेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ, कंजर्वेशन क्या है, एक प्रैक्टिस है, एक तरीका है, एक कोशिश है, क्या, केयरिंग ऑफ दिस रिसोर्स, कि इन रिसोर्सेज को केयर की जाए, बचाया जा सके। ऑल लिविंग थिंग्स कैन बेनिफिट, और सभी लिविंग थिंग्स का इसका बेनिफिट मिले इन फ्यूचर, आज भी, देन नाउ एंड इन फ्यूचर, आज भी और आने वाले समय में भी, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जरूरी है। अब फॉरेस्ट क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, एक बहुत बड़ा एरिया जिस पर ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो नेचुरली, जो जहाँ पर पेड़ पौधे और अपने आप नेचुरली लग जाते हैं, नेचुरली ग्रो हो जाते हैं एक लार्ज एरिया में, उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। अब यूजेज ऑफ फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट के यूजेज क्या है, जैसे कि वुड हमें फॉरेस्ट से मिलती है, जिससे पेपर इंडस्ट्रीज और फ्यूल का काम होता है। फूड है, कुछ खाने की चीज़ें मिलती है, जैसे आलमंड्स यानी कि बादाम, वॉलनट, अखरोट, काजू, नारियल, ये सभी। स्पाइसेस, लौंग है, इलायची है, यानी मसाले हमें मिलते हैं। लेदर और इंक के लिए हमें टेनिन्स मिलते हैं, गम मिलता है वहाँ से। ड्रग्स मिलते हैं, जैसे कुनीन है, तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमें वहीं से मिलती है। रुद्राक्ष है, तेंदू लीव्स है, शहद है, हनी। और क्या है, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, फॉरेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस रखता है। रूट ऑफ द प्लांट होल्ड द सॉइल, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं प्लांट्स, ताकि सॉइल इरोजन ना हो। शेल्टर्स, कुछ वहाँ के लोग रहते हैं जो आदिवासी हैं या जंगली पशु हैं, उनको शेल्टर मिलता है फॉरेस्ट से, ये उसके यूजेज हैं। अब स्टेक होल्डर क्या होता है, देखिए, स्टेक होल्डर इज समवन विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन समथिंग, यानी कि ऐसा कोई भी पर्सन है जिसका इसके किसी से भी इंटरेस्ट है, यानी किसी भी कारण से उसके प्रति इंटरेस्ट है, उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। अब फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट के प्रति किसी का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट कब होता है, जब उसका कोई फ़ायदा हो उससे,
तभी उसका इंटरेस्ट होगा ना उसमें, उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। ये 4 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला तो कौन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इसको क्या फ़ायदा है भाई, ये स्टेक होल्डर क्यों है, क्योंकि विच ऑन द फॉरेस्ट लैंड एंड कंट्रोल द रिसोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, ये उस जंगल का मालिक है जो इस रिसोर्स के यूज को कंट्रोल करता है। उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको क्या फ़ायदा है, उनको यहाँ से फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि वुड पेपर इंडस्ट्रीज़ के लिए, रुद्राक्ष है, फूड्स है, और कोई भी है, कोई जिस चीज़ की इंडस्ट्रीज है उसको यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है उस चीज़ का, तो ये उसको फ़ायदा है या नहीं है, इसलिए वो स्टेक होल्डर है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ हु वांट टू सी द फॉरेस्ट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, और वो क्या होगा, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं, यानी कि वहाँ के टूरिस्ट वगैरह हैं, उनको वो स्टेक होल्डर है, वो वहाँ उसको फॉरेस्ट को ओरिजिनल फॉर्म में देखने आते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ायदा है यहाँ से। उसके बाद पीपल हु लिव इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट, जो लोग जंगल के अंदर रह रहे हैं, उसके आसपास रह रहे हैं, वो डिपेंड है उस पर, उस किस चीज़ के लिए, वहाँ के खाने के लिए, उसके रहने के लिए, वो जंगल पे डिपेंड है, इसलिए वो भी स्टेक होल्डर हैं। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन इज द रिस्ट्रक्शन या रिडक्शन या रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट को काटना, कम करना या उसको हटाना, क्या है, डिफॉरेस्टेशन। क्या रीज़न है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है, ओवरग्रेजिंग, जो लाइव स्टॉक है वहाँ पे, जो आदिवासी हैं जो उसके जंगल के आसपास रह रहे हैं, वो बहुत से जानवरों को वहाँ एक ही जगह चराते रहते हैं, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो पेड़ पौधे वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, रिमूव हो गया वहाँ से, रिड्यूस हो गए। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉर एग्रीकल्चर, लोगों को खेती करने के लिए जगह चाहिए तो वो जंगलों को काटते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम बनाते हैं, कैनाल, नदियाँ हैं, रोड है, रेलवे लाइन्स है, पावर प्लांट्स है, इसके लिए जंगलों को काट दिया जाता है। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगने के कारण। इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि फैक्ट्रियां बनाने के लिए। और अर्बनाइजेशन भी एक कारण हो सकता है, अर्बनाइजेशन भी एक कारण है, शहरीकरण, लोग शहरों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो शहर को ज़्यादा जगह चाहिएगी, तो वो क्या, जंगलों को काट रहे हैं। अब अफेक्ट क्या होंगे, क्या प्रभाव होंगे डिफॉरेस्टेशन के। सबसे पहला तो एक्सेसिव हीट ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। रेनफॉल रिड्यूस, बारिश नहीं हो पाएगी। सॉइल इरोजन हो जाएगा, क्योंकि जड़ें जो हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। बारिश नहीं होगी तो ड्राफ्ट, सूखा पड़ जाएगा, और अगर बाढ़ आ गई तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो बाढ़ आ सकती है। अच्छा, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कैसे बचाया जाए, रिफॉरेस्टेशन कर या एफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों को फिर से तैयार कर मीन्स अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें 2 लगाने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ रिजर्व एरिया, रिजर्व एरिया बना देना चाहिए, जैसे नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, सेंचुरीज हैं, ये बना देनी चाहिए। कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट फायर, जंगल में अगर आग लग जाती है तो उसको कंट्रोल करने का एक सही से तरीका होना चाहिए, हमें अभी से अवे तैयार होना चाहिए, एक कुछ सिस्टम बनाना चाहिए जिससे जल्दी फायर को कंट्रोल किया जा सके। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें हमें मिल रही है उसको सही तरीके से एक प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए, ये नहीं है कि उसको अननेसेसरी यूज़ किया जाए, तो इससे हम जंगलों को बचा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ क्या होती है, वाइल्ड लाइफ द वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स विच लिव इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में जो जंगली जानवर या पक्षी या पेड़ पौधे हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ कहेंगे। अब ये क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। वाइल्ड लाइफ हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर, ये क्या है, नेचर में बैलेंस बना के रखते हैं, क्योंकि फूड चेन में ये भी होते हैं ना वाइल्ड लाइफ भी। वाइल्ड लाइफ कैन बी यूज टू अर्न मनी, इनसे पैसा कमाया जा सकता है। वाइल्ड प्लांट प्रोडक्ट जैसे फूड है, मेडिसिन है, लकड़ियां हैं, इन सभी को बेचकर हम और जंगली जानवरों से के प्रोडक्ट है जैसे मीट है, उनसे भी कुछ मेडिसिन मिलती है, सिल्क है, ये सभी चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है, ये इनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, पैसा कमाया जा सकता है। विजिट टू द पार्क, लोग वहाँ में अगर नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो लोग वहाँ देखने जाएंगे तो क्या होगा, इंजॉय करने के लिए, तो क्या होगा, अर्निंग होगी वहाँ से भी। अच्छा, फ्लोरा क्या होता है, स्पीशीज ऑफ प्लांट,
कि एक जगह पे बहुत से ऐसे पेड़ पौधों की प्रजातियां, उसको हम फ्लोरा कहेंगे, और स्पीसीज ऑफ एनिमल को हम फौना कहेंगे। उसके बाद अब स्पीसीज में एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सी होंगी? ऐसी प्रजातियां जो कम्प्लीटली वेनिश हो चुकी है, कम्प्लीटली लुप्त हो चुकी है पूरी तरह से, जैसे डायनासोर वगैरह हैं, वो अब नहीं है, तो वो क्या एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होंगी? जो लेबल टू बिकेम एक्सटिंक्ट, जो जल्दी ही एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, जल्दी ही लुप्त होने वाली हैं, बहुत कम नंबर में रह गए हैं, वो एंडेंजर्ड, यानी डेंजर्ड मतलब खतरे में है। जैसे इंडियन वाइल्ड एस, भारतीय जंगली जो गधा है, ग्रेट इंडियन डायनासोर, शॉन, इंडियन वॉल्फ, पिक्चर प्लांट, ये सभी क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज में है। अगर इसके बारे में आपको और भी डिटेल में देखना है तो आप रेड डाटा बुक में देख सकते हैं। रेड डाटा बुक क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है सभी प्रजातियों की, कौन कौन सी एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीसीज की। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्स। ये इंटरनेशनल यूनियन है जो कि है नेचर और नेचर रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करने का काम करते हैं, उसको बचाने संरक्षित करने का। इसका हेडक्वार्टर है मॉर्गेस यानी कि स्विट्जरलैंड में। वाटर फॉर ऑल, वाटर फॉर ऑल का मतलब है पानी सभी के लिए है। वाटर इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमारे लिए, इंसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ये क्या काम आता है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, एलिमिनेट बॉडी वेस्टेज को एलिमिनेट करने में, ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में, हेल्पिंग फूड डाइजेशन में, जनरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को बनाने के लिए यहाँ पे फूड, ये वाटर जो है एसेंशियल है। वी यूज़ वाटर फॉर एग्रीकल्चर के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, एक्सेट्रा पर्पज़ के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर 22 मार्च को। द मेजर सोर्स ऑफ वाटर, वाटर के मेजर सोर्स कौन से है? या तो ग्राउंड वाटर है, या सरफेस वाटर है, या रेन है। ग्राउंड वाटर मीन्स जैसे वेल और स्प्रिंग, यानी कि नलकों और कुओं से, ट्यूबवेल से हमें जो पानी मिलता है। सरफेस, जो सरफेस पे है, जैसे लेक है, रिवर है, पॉन्ड है। और रेन, रेन इज आल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, रेन भी क्या एक सोर्स ऑफ वाटर है। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है? एवरी बॉडी ऑफ वाटर, जितनी भी पानी के सोर्स हैं, जैसे कि रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, स्ट्रीम है, जो भी चीज़ें हैं, हैज़ ए वाटर शेड, ये सारे वाटर शेड होती है। वाटर शेड मैनेजमेंट इज प्लानिंग, गाइडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वाटर रिसोर्सेज। ये क्या है? वाटर शेड मीन्स जहाँ से हमें वाटर मिलता है, सोर्स ऑफ वाटर, और मैनेजमेंट मीन्स उसको सही तरीके से प्रबंधन करना, उसका मैनेज करना। क्या करेंगे? उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, सभी को समझाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा उसको एक प्रॉपर तरीके में। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है इसके मैनेजमेंट करने के? इससे क्या होगा? क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी का सही तरीके से इस्तेमाल होगा। उसके बाद इंक्रीज ऑफ द वाटर शेड कम्युनिटी, यानी कि वाटर शेड में भी क्या है? इंक्रीमेंट होगा। प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राफ्ट, यानी कि सूखे की समस्या खत्म हो जाएगी। अब इसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए, कैसे इसको बचाया जाए वाटर रिसोर्सेज को? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी बचाकर उसको हार्वेस्ट करके। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, जो गंदा पानी उसको साफ किया जाए, उसी का ट्रीटमेंट करके बार बार रिसाइकिल किया जाए उसको। स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी के जो बारिश का पानी है उसको स्टोर कर लेना चाहिए, ना कि उसको वेस्ट बहा देना चाहिए। कोयल एंड पेट्रोलियम, कोयल क्या है? कोयल इज ए हार्ड रॉक, ये एक पत्थर है। कैन बी बर्न, जिसको हम जला सकते हैं एज ए सॉलिड फ्यूल के रूप में। इट इज़ मोस्टली कार्बन, ये मोस्टली कार्बन का, बट आल्सो ए कंटेन, इसके अंदर कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी होती है। कोयल कैन बी बर्न बाय फॉर एनर्जी और हीट, कोयले को जलाया जाता है एनर्जी और हीट के लिए। ठीक है। अच्छा, पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है रॉक ऑयल। पेट्रो मीन्स रॉक ऑयल और ओलियम मीन्स ऑयल। ये क्रूड ऑयल है। इज ए थिक एंड ब्लैक लिक्विड, ये एक गाढ़ा और काला रंग का एक लिक्विड है। इट इज़ ए
नेचुरल मटेरियल, ये एक नेचुरल मटेरियल है मेनली मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि ज़्यादातर किसका बना हुआ है, हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का। ये सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है फ्यूल का। फॉसिल फ्यूल क्या आते हैं, ये फ्यूल जैसे कोयल है, ऑयल है, नेचुरल रिसोर्स है, पेट्रोलियम है, फॉर्म्ड इन अर्थ, अर्थ के अंदर बनता है किससे, प्लांट और एनिमल से। जो प्लांट एनिमल्स के जो फॉसिल्स बच जाते हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के का क्या फॉसिल फ्यूल बनता है। मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को कैसे बचाया जाए, एक तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग का करके, इन तीनों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन, कंजर्विंग एनर्जी, कंजर्विंग एनर्जी मतलब उसका एक सही तरीके से हमें उपयोग करना चाहिए, एनर्जी को कंजर्व कर लेना चाहिए फ्यूचर के लिए। उसके बाद चूजिंग ट्रांसपोर्टेशन वाइजली, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमें बहुत सोच समझ के हमें यूज करना चाहिए उसको। टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड नेबर, हमें अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी समझाना चाहिए। अभी 3R जो है, जिसको हम 3R कहते हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। रिड्यूस का मतलब है वो यूज लेस ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, रिड्यूस का मतलब कम कर देना, यूज तो हम करें लेकिन उसको कम से कम यूज करें विदाउट वेस्टेज। जैसे कि स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैन, कमरे में हम नहीं है तो हमें उसको बंद कर देना चाहिए, ज़रूरत नहीं है तो। यूज़ सोलर एनर्जी को हमें यूज़ करना चाहिए, एलपीजी की जगह सोलर कुकर वगैरह यूज़ करने चाहिए। रिसाइकिल, रिसाइकिल मीन्स वी शुड कलेक्ट द यूज्ड आइटम, जो यूज़ कर चुके हैं उन आइटम को हमें इकट्ठा करना चाहिए, जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, एंड सेंड देम टू रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, और उससे संबंधित किसी भी इंडस्ट्रीज में उसको भेज देना चाहिए ताकि कोई फ्रेश या न्यू प्रोडक्ट बन सके जिसको हम यूज़ कर सके। रीयूज, रीयूज मीन्स डैट इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हमें कोई भी चीज़ का अगेन एंड अगेन उसका यूज़ करना चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक जार है, प्लास्टिक बोतल है, उसको हमें बार बार यूज़, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो पानी के लिए। आगे है चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, द चिपको मूवमेंट और चिपको आंदोलन, जिसको हम हग द ट्री मूवमेंट भी कहते हैं। हग द ट्री मूवमेंट्स मीन पेड़ों के लिपट जाना। वाज टू सेव ट्री, जो किसके लिए था, सेव ट्री एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, पेड़ पौधों को बचाना, जंगलों को बचाने के संरक्षण में था। इन इंडिया वेयर प्रिवेंट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन। इट बिगेन इन 1974 इन रैनी विलेज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। ये कब हुआ, 1974 में स्टार्ट हुआ, कहाँ पे, रैनी विलेज जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है एट प्रेजेंट। पहले जब ये हुआ था उस टाइम ये उत्तर प्रदेश में था। लीडर ऑफ द चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन का लीडर कौन था, श्री सुंदरलाल बहुगुणा और श्री चांदी प्रसाद भट्ट, ये दो उनके लीडर थे। ए लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर हैड बीन अलो टू कट, एक लॉगिंग यानी लकड़ियों का व्यापारी था एक, जो जिसने क्या किया, अलो किया किसके लिए, पेड़ों को काटने के लिए। क्लोज टू नियर यानी कि क्लोज टू ए विलेज, उस गांव के आसपास यानी कि रैनी गांव के आसपास। द पीपल ऑफ द विलेज डिड नॉट वांट टू दिस फॉरेस्ट टू बी कट, लेकिन वहाँ के जो उस गांव के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि इसको काटा जाए। इट वुड हैव स्पॉइल देयर हेल्थी इन्वायरमेंट, क्योंकि ये इससे क्या होगा, उनका जो इन्वायरमेंट, हेल्थी इन्वायरमेंट है उस वो ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। वन डे, एक दिन, व्हेन द मैन फोक ऑफ द विलेज वेयर आउट ऑफ द वर्क, कि एक दिन की बात कि लोग क्या है, वहाँ के जो पुरुष जो है वो काम के लिए बाहर गए। द कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर केम इन द विलेज कैन विलेज टू कट डाउन द ट्रीज, तो उसी के दौरान क्या है, कॉन्ट्रैक्टर के जो वर्कर आए और उन्होंने पेड़ काटना चाहा। इन द अब्सेंस ऑफ मैन द वुमेन ऑफ द विलेज रीच द फॉरेस्ट क्विकली एंड क्लैश्ड द ट्री ट्रंक्स विद देयर आर्म्स, और अब पुरुष वहाँ थे नहीं तो महिलाओं ने क्या किया, वहाँ जंगल में पहुंचकर पेड़ों से लिपट गए। प्रिवेंटिंग द वर्कर फ्रॉम कटिंग डाउन द ट्री, और पेड़ों को बचाना चाहा। द फॉरेस्ट ट्री वर दस सेव्ड, और उनसे उनको बचा लिया पेड़ों को।
द चिपको आंदोलन क्विकली स्प्रेड ओवर ऑल द कम्युनिटी, और धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे उस कम्युनिटी में फैल गया। एंड हेल्प द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और पेड़ों को बचाने के एक मुहिम चल गई। उसके बाद है द केस ऑफ खेजरी ट्री। एक और आंदोलन हुआ था जो कहाँ हुआ था, बिश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान स्टेट, राजस्थान में हुआ था, वो उत्तराखंड का था। ये भी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए था एंड द वाइल्ड लाइफ के लिए ही था ये। इसमें क्या है, ये 1731 में हुआ। अमृता देवी बिश्नोई इसको लीड कर रहे थे। लीड ए ग्रुप जिसमें 363 पर्सन थे, हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ, जिन्होंने अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, किस चीज़ के, खेजरी ट्री के। और ये कहाँ कहाँ पे हुआ, खेजराली गांव में हुआ, जो कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, खेजरी ट्री के लिए हुआ। द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड ए, अब जो गवर्नमेंट एट प्रेजेंट एक अवार्ड देती है जिसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, किसकी याद में, अमृता देवी बिश्नोई की याद में। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये लेसन आपका कंप्लीट। ओके, थैंक यू।